वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और आपकी सफलता में सहायक हो सकते हैं। इन प्रश्नों को आप देखें जरूर, ठीक है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं और कुछ खास प्रश्न हैं, ठीक है। मिस मत करें इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर क्लास अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर दें बच्चा, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कि ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है, ब्यूटायरोमीटर जो है उसका उपयोग जो होता है वो किसकी जांच के लिए किया जाता है। बढ़िया प्रश्न है ब्यूटायरोमीटर। और ब्यूटायरोमीटर आपको प्रश्न में दिखे तो ऑप्शन में आप टिक लगा देना बच्चा, वसा की जांच के लिए, ठीक है। दूध में कितनी वसा की मात्रा कितनी है उसकी जांच के लिए ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़िया प्रश्न, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है, मिल्क डे कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आपको 26 नवंबर जो है उसका ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। बढ़िया प्रश्न। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई, जो सन अगर अब पूछी जाए तो 1970, मैंने पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को इसके बारे में। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है, बहुत बढ़िया प्रश्न प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न क्या है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई, तो आप बताएंगे 1 जुलाई 1970, ठीक है। बढ़िया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये हर एग्जामिनेशन में आने वाला प्रश्न है। 1 जुलाई को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1 जुलाई 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई, ठीक है। बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट श्वेत क्रांति, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड का ही दूसरा नाम क्या है, श्वेत क्रांति है, ठीक है। नाम से तो स्पष्ट है, दूध श्वेत होता है इसलिए जो क्रांति हुई वह श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। बढ़िया शानदार प्रश्न है, याद रखना इस बात को, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, बाढ़ मत समझ लेना कि बाढ़ राहत कार्य हो रहा है, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है ना। तो ऑपरेशन फ्लड भी किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट और देखेंगे, कानूनी मापदंड के अनुसार, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, कि कानूनी मापदंड के अनुसार मक्खन में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। मक्खन जो होता है उसमें नमी, पानी, नमी की मात्रा कितनी हो, ठीक है। 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 20% से अधिक अगर नमी होगी तो वो ठीक नहीं है। किसके लिए, मक्खन के लिए, ठीक है। मक्खन के लिए, मक्खन में कानूनी मापदंड के अनुसार या अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स मक्खन में 20% से ज़्यादा नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। याद रखना, प्रश्न यहाँ से बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, वसा की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक, कई प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। वसा की सर्वाधिक मात्रा जो होती है कौन से मिल्क में मिलती है, तो ऑप्शन बेस्ड ये क्वेश्चन है। वसा की सर्वाधिक मात्रा, वसा की प्रतिशत मात्रा अगर ज्ञात, वसा की मात्रा दूध में ज्ञात करनी है तो ब्यूटायरोमीटर अपन काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है, वसा की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक किस प्रकार के मिल्क में होती है, तो मिडिल मिल्क आप ध्यान में रखेंगे। मिडिल, बीच वाला दूध जो होता है मिडिल मिल्क, उसमें क्या है, वसा की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। प्रश्न और उत्तर विधि द्वारा हम आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, कुछ याद करवा रहे हैं। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करते जाएं और लाइक करते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का जो कार्यक्रम है वो लगभग कुल कितने चरणों में पूर्ण हुआ, ठीक है। कुल कितने चरण थे ऑपरेशन फ्लड के, 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। ये आप ध्यान में रखेंगे। बेसिक बातें हैं कि कोई भी कंपटीशन जो होता है उसमें लगभग 80-90% बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं कि आपको आधारभूत नॉलेज है क्या किसी भी पॉइंट का। आपके सामने कोई बात रखें
ठीक है, उस बात के बारे में आप कुछ तो जानते हो क्या? जो बेसिक बातें हैं वो तो जानते हो क्या? यह है प्रत्येक एग्जामिनेशन का एक सोच होती है जो पेपर सेटर होते हैं उनकी। ठीक है, तो अगर वो भी पता है ना तो बहुत कुछ आप लोगों को पता है। उसके बाद जीके की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? सॉरी, कामधेनु डेयरी योजना में, ध्यान से सुनना, कामधेनु डेयरी योजना में लाभार्थी का योगदान कितना प्रतिशत होता है? कामधेनु डेयरी योजना के बारे में पिछली क्लास में मैंने बहुत अधिक आपको बताया है, तो आप ध्यान में रखेंगे। 10% योगदान जो गाँव में डेयरी खोलना चाहता है इसके तहत, ठीक है, उसको क्या है 10% खुद को लगाना पड़ेगा, 90% हो जाता है लोन, और अगर आप लोन पूरा चुकाने में समर्थ हैं तो 30% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। ये क्या खास बातें थी किसकी? कामधेनु डेयरी योजना की। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी विकास का बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय है, यहाँ पर राज्य नहीं कर रहे, अपन राज्य की बात नहीं कर रहे, राष्ट्रीय पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। आनंद गुजरात, या आनंद गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर एनडीडीबी की स्थापना कब की गई थी? 1965। अब प्रश्न यही है, एनडीडीबी पूछ ले, आप लोगों से पूछ ले एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भी आप क्या बताएंगे? आनंद गुजरात में ही है। क्यों? इसकी शॉर्ट फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1965 में, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है आनंद गुजरात में। प्रश्न ये बनता है। नेक्स्ट और देखेंगे, कामधेनु डेयरी योजना में बैंक लोन कितना प्रतिशत होता है? अगला 11वां प्रश्न, 11वें नंबर का प्रश्न, आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाला प्रश्न। पहले मैं बता चुका हूं कि कामधेनु डेयरी योजना में बैंक लोन कितना प्रतिशत होता है, कुल लागत का कितना प्रतिशत बैंक लोन हो जाता है। तो बैंक लोन कितना होगा भाई? मैंने कहा था लगभग 90% लोन, जितनी राशि आपको लगानी है उसका 90% बैंक लोन हो जाता है। 10% जो लाभार्थी है वह खुद लगाएगा और वह लोन चुका देता है, तो 30% सब्सिडी जो होता है ना, वो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार उनको देती है, छूट दे देती है 30% में। ठीक है, 1 लाख रुपए लगाए तो 30,000 रुपये आपके माफ। ठीक है, सब्सिडी कितनी मिलती है इसमें, वो अगला प्रश्न है। देखो, कामधेनु डेयरी योजना में सब्सिडी कितनी मिलती है? 30%। कब? जब आपने बैंक का लोन चुका दिया है तो फिर वापस से आपके अकाउंट में 30% राशि जमा हो जाती है। कौन सी योजना के तहत? कामधेनु डेयरी योजना के तहत। 12वें नंबर का प्रश्न आपने लर्न कर लिया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न 13वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, ये रहा। राजस्थान जीडीपी में पशुपालन का योगदान कितना है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की जीडीपी में, ठीक है, पशुपालन का योगदान कितना है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 करोड़ का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, और आंसर क्या बताएंगे आप? 10% योगदान है राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पशुपालन का योगदान कितना प्रतिशत है? 10% है। याद रखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट, लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है, मीट प्रोडक्शन से लाल क्रांति है। मांस अगर कोई बनाएगा, उत्पादन करेगा, तो उसमें क्या काटना पड़ेगा, किसी को खूनी लाल रंग, है ना, तो लाल क्रांति इसको अपन नाम देते हैं। किसको? लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे मांस उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे दुग्ध उत्पादन से। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे भाई झींगा उत्पादन से। तो बहुत सारी क्रांतियां हैं, तो यहाँ पर लाल क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 15वें नंबर का आपकी स्क्रीन पे, पशुपालन विभाग की ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में पशुपालन विभाग की ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन, बीकानेर, ठीक है,
बीकानेर में है। कहां पर है? ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है। बढ़िया प्रश्न। प्रत्येक एग्जामिनेशन, राजस्थान लेवल की एग्जामिनेशन जो होती है ना, उसमें बहुत बढ़िया प्रश्न ये बनता है, ये भी। तो इन प्रश्नों को अवॉइड न करें, इनको ध्यान से देखें, पढ़ें, याद करें, नोट्स बनाएं। ठीक है, क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर इसको करते जाएं। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न, बकरियों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? बकरियों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जो होता है ना, वह राजस्थान में होता है। कहां पर होता है? राजस्थान में बकरियों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का कौन सा क्षेत्र, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वर्षा की दृष्टि से बहुत धनी है, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत धनी है, पशुपालन की दृष्टि से बहुत धनी है, खेजड़ियों की दृष्टि से बहुत धनी है, रोहिड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न जो होते हैं ना, वो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी बढ़िया प्रश्न क्या बनता है? राजस्थान राज्य का कौन सा क्षेत्र पशुपालन की दृष्टि से अधिक आबाद है? अधिक आबाद है, जहाँ पशुपालन ज़्यादा किया जाता है, पशु ज़्यादा है, तो कौन सा क्षेत्र है बच्चा? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वह पाकिस्तान से जुड़ा हुआ क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्र, वह क्या है भाई? पशुपालन की दृष्टि से अधिक आबाद है। या अपन इसको ये कह सकते हैं कि थार का जो मरुस्थल का क्षेत्र है वह है, ठीक है, वह पशुपालन की दृष्टि से आबाद है। ठीक है, यहाँ पशुपालन अधिक मात्रा में किया जाता है। ऊन उत्पादक राज्य, 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा का प्रश्न है। ऊन उत्पादक राज्यों का बढ़ता क्रम क्या है? कि सबसे बढ़ता क्रम सबसे कम, फिर उसके बाद उससे कम तो गुजरात, फिर जम्मू कश्मीर और फिर राजस्थान। गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान जो है उसमें ऊन उत्पादक राज्यों का ये बढ़ता क्रम है। पहले गुजरात, फिर जम्मू कश्मीर और फिर राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, देश का सर्वाधिक मांस उत्पादक राज्य, मांस सबसे ज्यादा कौन से राज्य में उत्पन्न होता है, प्रोडक्शन होता है? अलग से कोई केमिकल फैक्ट्री में नहीं बनता है। ठीक है, जीवों से सबसे ज्यादा मांस जिसका उपयोग या उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। दोनों की राशि मिलती है। मांस उत्पादन महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मांस उत्पादन महाराष्ट्र में, मांस उत्पादन महाराष्ट्र में, याद हो जाएगा। फिर मांस उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान कौन से स्थान पर आता है पूरे देश में? 12वें स्थान पर आता है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक रहेंगे, सबसे ऊपर महाराष्ट्र है और 12वें नंबर पे कौन सा आएगा? अपना राजस्थान आएगा। मांस उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है बच्चा? 12वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट और देखेंगे, विश्व खाद्य योजना, बढ़िया प्रश्न है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आपको रीड करना जरूरी है कि ये है क्या। थोड़ा सा दिमाग को शांत कीजिए, इस प्रश्न को देखिए कि क्या लिख रखा है। प्रश्न क्या है? विश्व खाद्य योजना 618 का अन्य नाम क्या है? विश्व खाद्य योजना 618 का अन्य नाम क्या है? और यह विश्व की सबसे बड़ी डेयरी सपोर्ट योजना है। विश्व की सबसे बड़ी डेयरी सपोर्ट योजना है, वह कौन सी है बच्चा? वो ही ऑपरेशन फ्लड है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। ध्यान में रखना इस बात को, अगर प्रश्न पूछ ले कि ऑपरेशन फ्लड का अन्य नाम क्या है, तो आप बताएंगे विश्व खाद्य योजना। ठीक है, 618 का अन्य नाम है विश्व खाद्य योजना। 618 का अन्य नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। बढ़िया प्रश्न। राजस्थान की प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22वें नंबर का प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादन समिति, राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादन समिति की स्थापना कहां पर की गई? तो आप बताएंगे बच्चा भोजसर गांव। भोजसर गांव इंपॉर्टेंट है। भोजसर गांव कहां पर है? बीकानेर में है। कहां पर है बच्चा? बीकानेर में है, याद रखना इस बात को। फिर 23वें नंबर का प्रश्न, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 23वें नंबर का प्रश्न, गोपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? गोपाल, छोटो सोमहारो मदन गोपाल। गोपाल योजना के तहत क्या है? प्रत्येक गांव में किसी युवा को पशुपालन, पशुओं की देखरेख के लिए
जिम्मेदारी दी जाती है सरकार के द्वारा, उसको क्या नाम देते हैं बच्चा? गोपाल देते हैं। तो गोपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर को, जब गांधी जी का जन्म हुआ, 2 अक्टूबर 1990 को। ठीक है, 2 अक्टूबर को शुरुआत की गोपाल योजना की। कब की? 1990 में। गलत मत कर देना। 24वें नंबर का प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए ध्यान से 24वें नंबर के प्रश्न को। क्या प्रश्न है? NDRI, राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। ठीक है, आपने क्या देखा था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, ये तो कहाँ पर है बच्चा? आनंद। आनंद कहाँ पर है? या आनंद, गुजरात में। ठीक है, और ये कहाँ पर है? NDRI, रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछे तो आप बताएंगे करनाल। करनाल, रिसर्च कर, रिसर्च कर, ठीक है, मेरे नाल, करनाल। ठीक है, रिसर्च कर, करनाल में है, हरियाणा में। ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना की गई, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि NDDB की स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, 1965 में राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना, रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई 1955 में। यह आप ध्यान में रखेंगे। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी डेयरी, 25वें नंबर का प्रश्न, कई करोड़ों का प्रश्न है ये भैया। याद हो गया तो आपको पशु परिचारक बना देगा, और आपने अगर इन प्रश्नों को ध्यान नहीं दिया तो आपको एक बार और तलाशना पड़ेगा कंपटीशन कोई और। आपके लिए कुछ और कंपटीशन लिखा है। भारत की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है बच्चा? अमूल डेयरी। ठीक है, कौन सी है? अमूल डेयरी भारत की सबसे बड़ी डेयरी है। और इस डेयरी की स्थापना जो की गई थी 14 दिसंबर को 1946 को, 14 दिसंबर 1946 अमूल डेयरी की स्थापना की गई थी। बढ़िया प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, मशीन द्वारा पहले 1 मिनट में लगभग कितना किलो दूध निकाला जा सकता है? कॉमन प्रश्न है। किसी के भी घर में जाएं, किसी भी चाची ताई को पूछें कि भैया भैंस का दूध कैसे निकालते हो, तो वो बताएंगे भाई मशीन से निकालते हैं। तो मशीन से पहले 1 मिनट में कितना दूध निकल जाता है, तो वो बता देंगे भैया पहले 1 मिनट में लगभग 1 से 2 किलो दूध निकल जाता है। ठीक है, 1 से 2 किलो दूध पहले 1 मिनट में लगभग 1-2 किलो दूध जो होता है ना, वह निकाला जा सकता है। किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। पहले स्टार्टिंग करते ही मशीन को 1-2 मिनट में ही 1-2 किलो दूध निकाल सकते हैं। बढ़िया प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, पूछ सकते हैं पशु परिचारक वाले स्टूडेंट्स को। अब अगला प्रश्न क्या है? पशुओं को चारा दाना, मतलब भैंस को बांट वगैरह अपन खिलाते हैं ना, तो ये प्रश्न यहां से बन रहा है। कॉमन प्रश्न है, पूछा जा सकता है। क्या खास बात है? पशुओं को चारा दाना दूध निकालने के लगभग कितने समय पहले दिया जाना सर्वाधिक बेस्ट रहता है? कॉमन बात है, जो गांवों में रहते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो मम्मी पापा के पास रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो थोड़ा सा कम जानते हैं कि भैंस को बांट कब खिलाएं, कितने समय पहले खिलाएं। तो वो जरूर इनको याद कर लें। और तो बाकी के सब जानते हैं कि पशुओं को चारा दाना जो होता है वो दूध निकालने के कितने समय पहले, 1 से 1.5 घंटे पहले भैंस को बांट खिला दो, ताकि वो दूध अच्छी तरह से दे। ये बढ़िया प्रश्न आता है, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। दूध का संग्रह किस तापमान पर किया जाता है? दूध का संग्रह लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दूध जो है वो उसको कलेक्ट रखते हैं, ताकि वह खराब नहीं रहे। ये ध्यान में रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? दूध को ठंडा करने के लिए कौन कौन से पदार्थ अपन काम में ले सकते हैं? ठंडा करने के लिए कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हैं? दूध को ठंडा रखना आपको, तो ठंडा पानी आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर बेचे ना तो फ़ायदा भी होगा, दूध भी नहीं फटेगा और ज़्यादा मात्रा में भी आपको बेच सकते हैं। ठंडा पानी मिला सकते हैं, अमोनियम उसमें मिला सकते हैं। इसके बाद ब्राइन विलियन, ये भी दूध में मिलाते हैं ताकि दूध को ठंडा रखा जा सके। अब देखिए,
LT मेथड। ये देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और मेरी ये गारंटेड बात है कि यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों की एग्जामिनेशन में, आप लोगों के पेपर में जरूर छप जाएगा। क्या भाई, इसको अपन कहते हैं जो LT मेथड। LT मेथड क्या है? ये दूध का पाश्चुरीकरण है ना, जीवाणु रहित करने की जो विधि होती है वो दो विधियां होती हैं। दूध का पाश्चुराइजेशन अपन करते हैं तो उसकी दो मेथड हैं, दो विधियां हैं। एक तो LT मेथड, इसमें क्या होता है? LT का मतलब होता है लो टेम्परेचर। पहला L जो है उसका मतलब है लो, दूसरा T जो है उसका मतलब है टेम्परेचर, और तीसरा क्या है? L का इसका मतलब है लॉन्ग, फिर T का मतलब है टाइम। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, ठीक है, मतलब कम तापमान पर लंबे समय तक गर्म करना। दूध को नहीं थोड़ा कम करे रहा भाई, थोड़ी देर इसको गर्म होने दे, ठीक है ना, लंबे समय तक। कम तापमान पर दूध को लंबे समय तक गर्म करना और अधिक तापमान पर दूध को कम समय तक गर्म करना, ये दो विधियां हैं। पहली विधि को कहते हैं LT मेथड, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, ठीक है। इसमें कितना टेम्परेचर रखा जाता है, यह है सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 63 डिग्री सेल्सियस पर 63 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट, आधा घंटा सफिशियंट होता है। कब? जब अपन को दूध को पाश्चुराइजेशन करना हो, दूध को जीवाणु रहित करना हो, तब पहला 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, और अगर हाई टेम्परेचर HT का मतलब हाई टेम्परेचर, H का मतलब हाई, T का मतलब टेम्परेचर, S का मतलब शॉर्ट और T का मतलब टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, इसमें टेम्परेचर रखेंगे हाई, कितना? 72 डिग्री सेल्सियस, इंपॉर्टेंट पर्सन है, और समय सिर्फ 15 सेकेंड। मतलब दूध को दो प्रकार से अपन पाश्चुराइजेशन कर सकते हैं। पहली विधि में क्या है कि कम तापमान पर लंबे समय तक दूध को गर्म करेंगे, टेम्परेचर कितना रहेगा? लगभग 63 डिग्री सेल्सियस, और समय रहेगा 30 मिनट तक, ठीक है। और अधिक दूसरी विधि है ST विधि, जिसमें अधिक तापमान पर कम समय के लिए, अधिक तापमान कितना? 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और कितने समय के लिए? सिर्फ 15 सेकंड तक इसको गर्म करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसको एकदम से ठंडा करेंगे। एकदम से ठंडा कितने डिग्री सेल्सियस तक? 4 या 5 डिग्री सेल्सियस तक दूध को ले आओ। 72 डिग्री सेल्सियस तक दूध गर्म हो रहा है, उसको आप डायरेक्ट किसमें? 15 सेकंड के तुरंत बाद आप उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर ले आओ, तब उसमें कोई कीटाणु या जीवाणु नहीं बचेगा। आपने 72 तक गर्म कर लिया, फिर खुला छोड़ दिया, आराम से ठंडा हो रहा है, तो वापस उसमें क्या हो जाएंगे भाई? माइक्रोब्स हो जाएंगे, जीवाणु हो जाएंगे। तो ये मेथड क्या है? LT मेथड और ST मेथड, ये पाश्चुरीकरण की विधियां हैं। याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए। आपकी एग्जामिनेशन में यहाँ से काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।